पहले तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है और इसके कई कारण है। एक तो असम में ज़मीन आसमान के फ़र्क आ गया इन 10 सालों में। हमारा कैंपेन का एक थीम है कि 2016 से पहले असम क्या था और अब क्या है। असम 2016 से पहले आतंकवाद से घिरा हुआ था, उग्रवादियों से घिरा हुआ था, विकास नहीं होती थी और अनदेखा होता था केंद्र से। इसमें क्या बदला है आप देखिए। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ 78 बार आ चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट को, जबकि उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन केवल 10 बार आए थे। और ये फोकस के वजह से असम में बहुत परिवर्तन आया है। रेलवे का बजट 5 गुना बढ़ा है। ब्रह्मपुत्र पर जितने ब्रिजेस थे वो अभी 3 गुना बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस वो अभी लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और इसकी भी डबलिंग होने वाला है। तो ये एक विकास की चेहरा है। असम की अर्थनैतिक व्यवस्था अभी भारत में जो प्रदेशों का एवरेज है जीडीपी ग्रोथ रेट, उससे लगभग 50% आगे है। और आप सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें, जो समझौता सब हुए हैं, बोडो एग्रीमेंट पहले भी बहुत हुआ करते थे, कांग्रेस के ज़माने में कभी लागू नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी सरकार के हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फोकस करके जिन विभिन्न सब समझौतों को लागू किए हैं, हज़ारों संख्या में उग्रवादियों ने सरेंडर करके उनके हथियार सरेंडर कर चुके हैं। असम में नॉर्मलसी आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉर्मल है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और असम के जो युवा हैं, असम के जो जनसाधारण हैं, ये परिवर्तन अपने आंखों से देखे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि असम फिर पीछे चले जाए और मन बना चुके हैं कि अभी असम के जो नेतृत्व बहुत ही लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं, ये सरकार आगे बढ़े। सर, आपने बोडो एग्रीमेंट का भी जिक्र, बावजूद जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि इस सरकार ने बोडो कम्युनिटी या जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जो अधिकार हैं या उनके जो रिहेबिलिटेशन का कार्य है उसको नेग्लेक्ट किया है कहीं ना कहीं। देखिए, यह कांग्रेस का काम है कि देश की बुराई, असम की बुराई, ये केवल भाजपा की बुराई में नहीं रोकते हैं, ये देश की बुराई, असम की बुराई में लग जाते हैं। आप बोडो एग्रीमेंट अगर सफल नहीं होता तो जो आफ्स्पा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, वो 2/3 क्यों हट चुका है असम में से? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है। हमारे पिछले 5 साल में जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे स्पीकर, वो बोडो हैं। मैं बहुत आपको उदाहरण दे सकता हूँ जिस तरह की आप बोडो एरिया में 10 साल पहले आप जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं था। अभी कोई भी जा सकता, महिला भी शाम को घूम सकते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है पहली बार। तो ये उनका एक फर्जी आरोप है। देखिए, क्या है कि कांग्रेस अभी धीरे धीरे एक बहुत छोटी सी पार्टी यहाँ बन गई है और वो असमियों का या भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, ये घुसपैठियों की प्रतिनिधित्व कर रही है। असम में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है, सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि इंडिपेंडेंस के समय जब पार्टीशन हुआ था, यहाँ जो एक आबादी 11% की थी अभी 38% पे पहुँच गई। और ये नेचुरली नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के वजह से करोड़ों लोग घुसपैठिया घुस गए कांग्रेस के समर्थन से, उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से। इन सब पर कानून अभी सख्त लागू किया जा रहा है, हमारे संविधान के मुताबिक हमारे कानून की लागू किया जा रहा है। और ये जो ज़मीन पर हड़प करके रखे थे, हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन, जंगल का ज़मीन, सरकारी ज़मीन और जो धार्मिक ज़मीन नामघर क्षेत्रों के आसपास वो कब्ज़ा करके रखे थे, उनको मुक्त किया गया है, घुसपैठियों को वापस भेजा गया है। ये सब कांग्रेस
हजम नहीं कर पा रही है। और देखिए कांग्रेस टूट गई है। कांग्रेस का इतना जो कांग्रेस में जो कोई भी रह गया है, थोड़ा उनके जो देश प्रेम बाकी है, वो कांग्रेस में काम नहीं कर पाते हैं। अब देखिए बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भारत के खिलाफ, असम के खिलाफ काम कर रही है। सर, जो घुसपैठियों का एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के पहले भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत दादा वो भी बोल चुके हैं, अमित शाह जी बोल चुके हैं कि एसआईआर सिर्फ नहीं है, इसके अलावा इनकी पहचान होगी और उनको बाहर भी किया जाएगा जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी एनआरसी की बात करती है, यूसीसी की बात करती है, और वो इसलिए करती है क्योंकि चुनाव है और मुद्दों को डाइवर्ट करना है, इसलिए इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। ये तो मजाक की बात है जो कांग्रेस बोल रही है। मैं आपको ये कहूँगा, एनआरसी एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है और ये चिन्हित करना है कि कौन है नागरिक जिनका अधिकार है यहाँ वोट करने का। जो नागरिक नहीं है उनका अधिकार नहीं है। ये सभी लोकतंत्र में यही प्रक्रिया है। कोई फॉरेनर, कोई घुसपैठिया आके उनका अधिकार नहीं बनता है वोट करने के लिए। कांग्रेस के वजह से घुसपैठिया अंदर आए। एनआरसी एक कोर्ट ऑर्डर्ड प्रोसेस है, उसी हिसाब से चल रहा है। कोर्ट इसको मॉनिटर करे, लेकिन वो अकेला नहीं है। विभिन्न प्रकार के ऐसे कदम लिए जा रहे हैं, जैसे कि एक एसआईआर है, वो भी चुनाव आयोग का काम है उनका, वो हर कुछ सालों में करते हैं। बहुत सारे फर्जी वोटर्स घुस गए हैं, किसी तरह नाम घुसा दिए थे जिनका कोई 10-15 साल पहले से कोई अता पता नहीं था, उनका अगली पहले पीढ़ी यहाँ नहीं थे। तो ये हर देश में, हर दशक में, हर कुछ साल में किया जाता है, वो हो रहा है। हमारी जो संकल्प पत्र में हमने एक कानून का जिक्र किया जिसको हम सख्त लागू करेंगे। यह है इलीगल इमिग्रेंट्स एविक्शन एक्ट, जो 50 के दशक में है। सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग चुका है उस पर, उसको हम लागू करेंगे। तो ये तो हर देश करता है, हम भी करते हैं। कांग्रेस इसको उल्टा करता था क्योंकि उनका वोट बैंक की पॉलिटिक्स, और वो अभी देखिए कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है असम की प्रगति से या देश की प्रगति से। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक तरफ आप देखिए असम का जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था, जैसे चाय, जैसे बैम्बू, वो बहुत बढ़ रहे हैं। टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है। उसके अलावा पहली बार हाईटेक इंडस्ट्री आ रहे हैं। 28,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। असम के जो युवा अभी बहुत बड़े संख्या में बेंगलुरु में, गुरुग्राम में, अन्य जगह में काम करते हैं, उनको यहाँ मौका मिलेगा काम करने के लिए। इसके ऑपोजिट आप देखिए, अभी निकट में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक एआई समिट का अरेंज किया था, जहां कांग्रेस यूथ कांग्रेस जाके उसको डिस्टर्ब किया, और कांग्रेस के नेता इसको प्रशंसा करते हैं। असम के युवा बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि वो देख पा रहे हैं अपना भविष्य को कैसे कांग्रेस डुबा रही है। सर, इसका जो कटान होता है उससे जो लोगों का पलायन होता है, उनको लेकर के पहले भी जो सरकारें रही, भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकारें रही, उनके सामने भी चैलेंज था। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने भी चैलेंज था। ये जो कटान की वजह से जो लोग प्रभावित होते हैं, उनके लिए आगे क्या रोड मैप रहेगा? फर्क ये है कि पहले जो इतने दशकों तक कांग्रेस सरकार थे, वो कुछ करने का कुछ उनका इरादा नहीं था। जितने ब्रिज उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए थे ब्रह्मपुत्र पर, 3 गुना बन गए केवल 1 दशक में। इसका असर क्या पड़ता है कि उस समय जब डेवलपमेंट नहीं होता था, यहाँ मौका नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था, तो पलायन बहुत हुआ करता था। अभी जो मेडिकल कारण, किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, 6 ही मेडिकल कॉलेज थे असम में, पूरे इतना बड़ा प्रदेश में। आज के दिन 15 हैं, केवल 1 दशक में 6 से 15 हो गया है। तो मौका यहाँ बहुत बड़ी मात्रा से मिलने लगा है, और विभिन्न प्रकार के कदम लिए गए हैं इस सरकार के ज़रिए, जो कल्चरल हो, हमारे पारंपरिक विषय पर, या अर्थनीतिक विषय पर हो, या सिक्योरिटी पर हो, जो असम का पूरा भविष्य उज्जवल किया हुआ है। सर, प्रधानमंत्री जी चाय बागान में जाकर के वहाँ मजदूर हैं, उनसे उन्होंने सीधा संवाद किया। एक जो उनका मुद्दा है, डेली वेजेज का जो मुद्दा है कि और बढ़ना चाहिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी, साथ में जो हेल्थ केयर का, उस पे अब आगे किस तरह से काम करेंगे अगर आपकी सरकार वापस आती है तो? पहले तो जो चाय बागान की जो आबादी है, उनकी हाल बहुत बहुत
बुरी थी पहले, और कांग्रेस उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स करके केवल वोट के टाइम उनसे फ़ायदा लेते थे और कुछ करते नहीं थे। पिछले 10 साल में आप देखिए जिस तरह के वहाँ रास्ते बन गए, घर बन रहे, और पिछले चुनाव में भी उनका, पिछले चुनाव और उसके बाद भी उनका जो वेजेस काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जो आयुष्मान भारत लागू होने के वजह असम में कोई ऐसा नहीं है जिनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है, जो सेफ्टी नेट उनका स्वास्थ्य का नहीं है, उनको वो मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनको 200 साल से ये एक डिमांड था कि वो 200 साल पहले ब्रिटिश के टाइम में आके यहाँ बैठे थे और उनका ज़मीन का कोई हक नहीं था, पट्टा नहीं था। उनका ये डिमांड बहुत दशकों से, सदियों से था, और ये इस बार पूरा हो गया है। जो चाय बागान के जो आबादी हैं उनको ज़मीन का पट्टा मिलने लगा है, उनका वेजेस का रिवीजन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिनको कांग्रेस एक वोट बैंक लेकर एक्सप्लॉइट करती थी, अभी पूरी तरह से वो भाजपा एनडीए सरकार की को समर्थन देने के लिए मन बना चुके हैं। सर, जो नॉर्थ ईस्ट ये रीजन का काम करता है और भारत सरकार की नीति है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, भारत सरकार की नीति तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की है, तो जो ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके लिए भी एक ये गेटवे है। आप किस तरह से देखते हैं सर पूरा जो असम का रोल है, और इसका अगर डेवलपमेंट होता है तो ये किस तरह से आगे जो भारत सरकार की नीति है उसमें ये सहायता कर सकता है? अब ठीक कह रहे हैं, असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा प्रदेश है और एक तरफ का अर्थनैतिक व्यवस्था का केंद्र है, और ये जो असम की प्रगति हो रही है, जैसे भारत मोदी जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इकोनॉमी बन गई है, और अर्थनैतिक व्यवस्था में ये बढ़ोतरी की वजह से भारत अभी खूब शीघ्र तीसरी स्थान पे पहुंचने वाला है पूरे पृथ्वी में। उसी तरह असम जो बहुत पिछड़ा था, पिछले कुछ सालों में जो भारत के भीतर प्रदेशों की अर्थनैतिक बढ़ोतरी हो रही है, सबसे ज़्यादा असम में हो रही है, और देश का एवरेज से 50% ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब केवल असम के लिए फ़ायदा नहीं, मैं 2-4 उदाहरण दे चुका हूँ, जैसे नए मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे जो यहाँ से प्रवासी हैं, बाहर अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, उनको यहाँ मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बना है। बहुत सारे टूरिज़्म इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रहे हैं। ये एक डोमेस्टिक ग्रोथ। और जब आप विदेश के बारे में बात करें, ये एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, जैसे पूरे देश भर जितने एयरपोर्ट बने थे कांग्रेस के 7 दशक में, अभी पिछले कुछ सालों में वो डबल हो चुके हैं। असम की भी यही और नॉर्थ ईस्ट की भी यही कहानी। जबकि उनको 3 दिन 4 दिन लगता था भारत में दिल्ली से कहीं और से असम या पूर्वोत्तर को आने के लिए, अभी हर जगह फ़्लाइट की कनेक्शन हो गई है। तो ये जो एक इंटीग्रेशन है भारत के साथ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको अनदेखा किया जा रहा था दशकों से, और अभी ये पूरी तरह से भारत के साथ, भारत की अर्थनैतिक व्यवस्था के साथ, भारत की सोच के साथ जो जुड़ गया है नॉर्थ ईस्ट। और ये एयरपोर्ट्स के वजह, काफ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह, पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्टिविटी, ये भी काफ़ी बढ़ोतरी एक्सपीरियंस कर रहा है। सर, कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपके फेवर में जाता है? कांग्रेस तो टूट रही है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, और वही कारण दे रहे हैं, उनके अहंकार, उनके परिवारवाद राजनीति, उनके गैर राष्ट्रहित में काम करना, ये सब कारण बताकर छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस के आप देख सकते हैं वो गठबंधन भी नहीं कर पाए। पिछले बार जब हम बहुत कंफर्टेबली दूसरी बार सरकार बनाए थे, वहाँ उस समय पूरी विपक्ष ने एक यूनाइटेड गठबंधन बना के लड़े थे। इस बार वो नहीं है, इस बार वो अलग अलग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनके टांग खिंचाई हो रही है। तो मैं तो मानता हूँ कि 90 से 100 सीट हमें मिलने वाला है एनडीए, बीजेपी एनडीए को। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी देखता हूँ, असम के सभी वर्ग, युवा हो, अब देखें जहाँ भी जाए, महिला का संख्या देखिए, युवा का संख्या देखिए, हर कम्युनिटी का संख्या देखिए, तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है 90 से 100 तक हमारे सीटें आएंगे, जो कि एक ऐतिहासिक जीत होगी। और ये ज़रूरी है असम के भविष्य के लिए, असम की
सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा के लिए। और हमारी जो स्लोगन यहाँ है, सुरक्षित अहम विकसित अहम, वो हिंदी में होता है सुरक्षित असम विकसित असम, वो केवल बीजेपी एनडीए दे सकती है।